नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी अटैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24x7 और टैक्स सिंप्लीफाइज की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारे वीकली शो द वर्ल्ड दिस वीक, और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं मेजर जनरल अभय कार्की। अभय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Jax. Always a pleasure to be on your show. थैंक यू अभय। और इस बार देखिए, हर बार हम कहते हैं 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, कम वक्त 2020 का वर्ल्ड कप खत्म हो गया, ये 2020 खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। यहां पे देखिए, पिछले एक हफ्ते में या तो कुछ नहीं हुआ या वही हुआ जो हो रहा था, और सडनली दो चीजें हो जाती हैं, तीन चीजें हो जाती हैं। एक, ड्रामेटिक एंट्री ऑफ हूतीस। हूती अभी तक शांत बैठे थे। खबरें ये थी कि हूतियों को अमेरिका ने थोड़े पैसे दे दिए हैं, थोड़ा सा डील कर लिया है, आप शांत हो जाइए। लेकिन हूती ने अटैक करना शुरू कर दिया, एक नहीं बल्कि दो वेव किए इसराइल के ऊपर। उधर बाबेल मंडप पे उन्होंने अपना अटैक शुरू किए हैं। दूसरा होता है जो बूबिया आइलैंड है, कुवैत के बिल्कुल साउथ में, कुवैत के पास, वहां पे ईरान हमला करने की कोशिश करता है, वहां पे अटैक करता है, रेडार वगैरह सब तोड़ता है। और तीसरा है कि मरीन कमांडो, मरीन जो हैं अमेरिका के मरीन्स, वो यूएसएस ट्रिपली में आ गए हैं सेंट्रल कमांड के एरिया ऑफ ऑपरेशंस के अंदर। कहाँ है ये तो ऑब्वियसली नहीं बताया जाएगा। तो क्या ये एक तरीके से तैयारी हो रही है, और अगर तैयारी हो रही है तो किस चीज की? अब है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे सनसनीखेज वाली चीज के ऊपर, एंड दैट इज हूती। आप हूती की एंट्री को कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। ये जैसा आपने बोला कि इवेंट्स ऐसे अनफोल्ड हो रहे हैं, और मेरे ख्याल से ईरान अपने जो ताश जो है वो पत्ते अभी छुपा के रखे हैं काफी, और एक एक करके खोल रहा है। जैसे हमको पता ही है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, तीन मेजर प्रॉक्सीज हैं आपके, हमास, हिजबुल्लाह और हूती। हमास साउथ ऑफ इसराइल, हिजबुल्लाह नॉर्थ ऑफ इसराइल, और सऊदी अरेबिया के साउथ या आप ईस्ट में बोले तो वहां पे यमन, और यमन के अंदर हूती है, जो कि बाबल मंडप के ऊपर रेड सी और इंडियन ओशन के बीच में जो आपकी जिबूती पे हाँ, बाबल मंडप है। छोटा सा स्ट्रेट है, वो भी 25 किलोमीटर का है। और यहाँ पर भी देखिए, जैसे हॉर्मूज है वैसे बाबल मंडप है। ये भी एक बाबल मंडप में और ये तो ये भी एक चोक पॉइंट है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में आप समझिए कि हॉर्मुज, तो साउथ में ये है। अभी सऊदी अरेबिया अपनी पंपिंग करके पाइपलाइन से आपको रेड सी पे अपने वो ऑयल को डाइवर्ट कर रहा है, 7 मिलियन बैरल्स अ डे। और वो रास्ता जो है शामिल होगा जो सुएज कैनाल से ट्रेड का रास्ता है, वो सब बाबल मंडप से जाता है। और जहां हॉर्मुज के ऊपर डायरेक्टली ईरान ने अपनी ज्योग्राफी को इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक किया है, वैसे ही हूतियों के एक्शन से, चाहे वो फिजिकली इतने वहां पे दबदबे पे नहीं है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरब की फोर्सेस भी वहां पे है, वो आपके इधर पे डोमिनेट कर सकता है। और अभी जो उसने मिसाइल फायर किए हैं वो इसराइल के साउथ की तरफ को फायर किए हैं। मतलब ये है कि जो हमने अपने कैलकुलेशन में हूथी को ये सोच के कि पिछली बार जो अभी 3 महीना पहले उनकी लीडरशिप को उड़ा दिया गया था, और उनके काफी लॉन्चर्स वगैरह को नुकसान पहुंचा था एक इजरायली स्ट्राइक में, उसकी वजह से वो नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है कि ईरान ने उसको एक स्टैंड बाय रखा था, और अब वो अपने जो भी प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी में आके अब उसको वो खोल रहा है, ताकि दुनिया जहां हॉर्मुज से तिलमिला रही है, उसको छुड़वाने के लिए जब अमेरिका को एक्शन कर रहा है, तो वो फोकस ऑफ थिएटर का फोकस जो है वो बाबल मंडप में जा रहा है। यानी अमेरिका का फोकस अगर एकदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे था, अब बाबल मंडप भी उसको देखना है। उसकी फोर्सेस जो है वो दोनों तरफ को स्प्लिट करने की शायद ये तरकीब हो सकती है। बिल्कुल सही, और बल्कि दो जगह पे नहीं, 3 जगह पे। में जो बूबिया आइलैंड की बात मैं कर रहा था, बूबिया आइलैंड है कुवैत की टेरिटरी।
बिल्कुल साउथ ऑफ कुवैत, एब्सोल्यूट नॉर्थ ऑफ पर्शियन गल्फ, सबसे ऊपर। वहां पे कुवैत वैसे भी एक तरीके से डिफेंसलेस कंट्री है, उसके पास कोई खास आर्म फोर्सेस नाम की चीज नहीं है, अमेरिका के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट है। वहां पे ईरान काफी दिनों से, जब आपको याद होगा इराक ने भी जब हमला किया था कुवैत के ऊपर किया था सद्दाम हुसैन ने, क्योंकि उसको लगा कि कुवैत को हम टेक ओवर कर लेंगे और अमेरिका दिखता बैठेगा। ईरान ने वही किया है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सबका है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ऐसी जगह है जहां पे कोई भी नहीं चाहता, यहां तक कि चाहे वो खाड़ी के देश हो, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, इनफैक्ट चाहे वो चीन है या फिर जापान है, इंडिया तो ऑफकोर्स है ही, कि वहां पे ईरान का कंट्रोल हो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के ऊपर। अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज से कंट्रोल आपने ईरान का निकालना है, आपको स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना है, तो आपको यहाँ पे एक मेजर ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। ये मेजर ऑपरेशन अगर आप करेंगे, आपका फोकस स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज पे है, और ईरान ने टैक्टिकली बहुत बढ़िया पत्ता खेला है। उधर स्ट्रेट्स ऑफ बाब एल मंडब पे खतरा दिखाया है, ऊपर उसने गोमिया आइलैंड के ऊपर, द्वीप के ऊपर आपने अटैक करके आप बता रहे हैं या तो आप कुवैत को खोएं या फिर आप हॉर्मूज पे ध्यान दें। अमेरिका के पास सब मिला के 3,500 मरीन है ट्रिपोली में, कहां भेजेगा? इसी वजह से ये जो हो गया है एक इंटरेस्टिंग चीज कि आपके पास एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और दो अलग अलग जगहों में, बिल्कुल इतना अलग कि आपको एक जगह से दूसरी जगह आप फोर्स इधर से उधर नहीं ले जा सकते, वहां से यहां नहीं ला सकते। कुवैत और बाब एल मंडब, आप कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका डाइवर्ट हो जाए। आप इस टैक्टिक को कैसे देखते हैं? जी, मैंने यही बोला था कि ये उन्होंने हूथी का और ये फोकस जो है साउथ को शिफ्ट किया, इसीलिए क्योंकि यूएसएस त्रिपोली अभी जो खबर आई है वो शायद डिएगो गार्सिया में जो है उधर पे रेस्ट एंड रिफुट कर रहा है, शायद इसलिए भी कि वो फिलहाल 2000 किलोमीटर की रेंज के बाहर ही रहना चाहता है ईरानी मिसाइल से, जब तक कि कुछ पक्का नहीं हो जाता। 82nd एयरपोर्ट डिवीजन वहां पे पहुंच रही है, जमावड़ा बढ़ रहा है। ये ट्रम्प जो अभी बार बार अपनी डेडलाइन बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं समय गेन करने के लिए, अपनी फोर्सेस को वहां कंसोलिडेट करने के लिए, अपने मिलिट्री एब्सोल्युटली को करेक्ट। प्लान और लॉजिस्टिक्स जो है वो अपना ठीक ठाक करने के लिए, क्योंकि काफी फायर पावर चाहिए अगर ये आपने ऑपरेशन कर दिया है। और अगर ऑपरेशन करके आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो आइलैंड है उसको या फिर खर्ग आइलैंड को अगर आपने लिया है, तो होल्ड करने के लिए आपको जो सप्रेस करना पड़ेगा ईरान की फायर पावर को, उसमें तो आपको बहुत ज्यादा फायर पावर की जरूरत होगी। कैसे करेंगे अभी मेरे भी समझ में नहीं आता। जहां तक मेरे को लगता है अगर यूक्रेन की लड़ाई देखी जाए, जहां पे एफपीवी ड्रोन्स जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं, उन्होंने ऐसा तहलका मचा रखा है कि आर्टिलरी जो दोनों तरफ की है वो भी पहले 40 किलोमीटर तक बॉर्डर में नहीं जा रही है आगे में, और ना ही टैंक जा रहे हैं। तो उनके स्पेशल फोर्सेस, मरीन्स, 82 आर्मर, ये ऐसे फैला के ये लोग जाल बिछाएंगे टेक्नोलॉजिकली कि ईरान का जो फोर्सेस उस इलाके में, उसका सर को नीचे दबा के रखेंगे। पर ये भी कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि जिसके पास जमीन है, जिसके पास होल्ड है, उसको आप पहले ना तो आप एयर से उसको नेस्तनाबूद कर पाए, और ना ही आप ये ड्रोन्स के जरिए उसको पूरा वहां से उखाड़ फेंकेंगे। तो ये जो एक दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम इतनी फौज इकट्ठा करके इस इलाके को, हॉर्मुज के स्ट्रेट को क्लियर कर देंगे, या फिर खर्ग आइलैंड को लेके हम ईरान की जो एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है, 90% उसका एक्सपोर्ट वहां से होता है ऑयल को, वो बंद कर देंगे। इतनी देर वहां पे उसको कैप्चर करना पहली बात, और उसको होल्ड करना। अगर ये 10,000 या 20,000 की फोर्स भी लगाते हैं, तो आप कम से कम लगाइए कि 1,000 कैजुअलिटी लेने के लिए उसको तैयार रहना पड़ेगा, जो कि एक बार तो असॉल्ट में होगी, और दोबारा उसको होल्ड करने के लिए जो ईरान उस पर फायर करेगा, एयरफोर्स नहीं है माना, लेकिन रॉकेट्स उसके पास बहुत हैं, ड्रोन्स उसके पास बहुत हैं। जो भी फौज जाके इन जगहों को पकड़ेगी, वो कहीं भी छुपी हो, ड्रोन्स और रॉकेट से वो बच नहीं पाएगी। ये मेरा देखना है। तो ऐसी हालत में इस रिजीम के साथ अभी अमेरिका जो है नेगोशिएशंस बहुत बुरी तरह से चाहता है। वो फंस गया है ना, वो उसको गले में जो फंसा हुआ है ना, तो हड्डी को थूक सकता है ना निगल सकता है। तो उसको तो यही एक उम्मीद है
कि मैं ये शो ऑफ फोर्स करूंगा और पीछे से बैक चैनल नेगोशिएशंस को और तेज करूंगा। और इसमें जो इन्होंने 15 पॉइंट थे और ईरान के 5 पॉइंट थे, दोनों मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के, यानी दोनों ने हद से ज्यादा डिमांड किया है और दोनों को पता है कि अगर कुछ करना है तो बीच में आने में दोनों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे और फिर मानना पड़ेगा। जहां तक ईरान का सवाल है, उसको कोई जल्दी नहीं है। जितनी मार पड़नी थी, जितनी क्षमता थी इजराइल और यूएस की, उन्होंने झोंक दी है। ठीक है, उसकी एयरफोर्स चली गई, उसकी नेवी चली गई, उसके लॉन्चर्स जो पहले बोल रहे थे 90% आउट कर दिया रॉकेट्स और लॉन्चर्स, अब वो रिवाइज कर रहे हैं कि सिर्फ 1/3 गए हैं। तो अगर इनके पास 3000 ये मिसाइल्स थी, आईसीबीएम्स थे, जो सॉरी ये जो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल थे, और अगर 60,000 इनके पास ड्रोन्स थे, तो अभी तो इनके पास मान लीजिए 1000 फायर भी कर लिया, 1000 से ज्यादा मिसाइल्स बची हुई हैं और 40 से 50,000 उनके पास अभी भी ड्रोन्स बचे हुए हैं। और ये जो है, इन्होंने जो अंडरग्राउंड सिटीज बनाई है, ये ग्रेनाइट हिल्स के नीचे है, क्योंकि ईरान में इराक की तरह प्लेन इलाका नहीं है। पहाड़ों के पीछे, पहाड़ों के ऊपर पहाड़, यहाँ मतलब इवन पर्शियन गल्फ में जो नॉर्थ साइड है, वो पूरे चट्टाने चट्टाने हैं और ये ग्रेनाइट के हिल्स है। ग्रेनाइट के हिल्स में आपके मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी जो है वो नॉर्मली जो है वो 200, ये 10 मंजिली इमारत के तक जा सकता है, 200 फीट कहते हैं। ये तो उन्होंने 500 मीटर नीचे, 500 फीट नीचे ग्रेनाइट के पहाड़ों में डाले, जिसमें कि कोई बॉम्ब कुछ नहीं कर सकता है। मान लिया कि उन्होंने 50% के इन और आउट को डिटेक्ट करके उड़ा दिया है, लेकिन फिर भी अभी जो निकल के इसराइल की, ईरान की मिसाइलें आ रही हैं, ये दिखाता है चाहे कम तादाद में हो, लेकिन रोज वो 10-12 मिसाइल मारने में सक्षम है। और इसराइल को अगर हम देखें, तेल अवीव और अभी दोबारा उसके न्यूक्लियर सेंटर में डिमोनो में, ये उसके जो पैट्रियट या आयरन डोम सिस्टम है, उसको भेदने में सक्षम तो है। चाहे ये कुछ भी बोले, ये उसको भेदने में सक्षम है। और जब चाहे तो इसकी ये हाइपरसोनिक फतेह 2 हो गया, या फिर सेजल मिसाइल वगैरह जो है, ये काफी नुकसान करने की ताकत रखती है। और अभी तो इन्होंने बोल दिया, आपने हमारी यूनिवर्सिटी पे मारा है, हम आपकी कल तक, अगर ये 30 तारीख के मिड डे तक माफी नहीं मांगता यूएस, तो ये उनकी जो मिडिल ईस्ट में यूनिवर्सिटीज है उनको टारगेट करेंगे। क्यों टारगेट की गई थी ईरान की यूनिवर्सिटी? देखिए, इन्होंने इनका जितना भी लॉन्चर्स, एम्युनिशन, मैन्युफैक्चरिंग और उनके जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था लड़ाई का, उसको तो उड़ा दिया है, टारगेटिंग कर दी इतने दिनों में। अब उनको ये पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ईरान ने इनको बहुत ज्यादा चैलेंज किया है। और जो इनका दिमाग है, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट उन्होंने निकाल दिए हैं, मिडिल लेवल जो फैसिलिटीज में काम करते हैं उनको निकाल दिया है, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन का दिमाग जहाँ पे पढ़ रहा है, जो स्टडी कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटीज है। वहां के जो टेक्निकल स्टडीज है, साइंटिफिक रिसर्च है, R&D है, वो हमेशा आपकी डिफेंस लैब में या यूनिवर्सिटीज में होता है। तो अब ये जो है, दूर तक उनको कोई इंफॉर्मेशन मिली है, जहाँ पे अभी हमको तो नहीं पता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे ये टेक्निकल हाई टेक स्टडीज थी और जहाँ रिसर्च स्कॉलर्स और प्रोफेसर्स थे, उस इलाके पे इन्होंने सटीक बमबारी की है यूनिवर्सिटी में तेहरान के अंदर। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, हॉर्मूज की बात आप करते हैं तो हॉर्मूज जो है एक तरीके से ऊपर जाता है, टेढ़ा होके ऐसे नीचे आता है, ये है समुद्र का रास्ता। ईरान ने क्या किया है, जो मेन रास्ता है उसको अलनाह जाके उसके और नॉर्थ में ईरान के पानी के अंदर से निकालने वाला रास्ता, वहां पे अप्रूवल दी है। और वहां से, उसी रास्ते से हिंदुस्तान के भी जहाज, बाकी देशों के जहाज जो भी अलाउ किया है वो आ रहे हैं। अगर आपको हॉर्मूज को कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले जरूरी है कि आप ओमान में जो उधर वो जो इस्टमस है उस पे कंट्रोल करें। हालांकि ओमान आपकी तरफ है, आप अगर वहां पे अपने बूट्स ऑन ग्राउंड डालते हैं तो वहां से आप जो भी बोट्स आ रही हैं, ईरान की नेवी खत्म हो गई है मान लिया, लेकिन उसके पास फास्ट अटैक क्राफ्ट है, बोट्स हैं, उसके पास बोट्स ऐसी हैं जो कि आके आपको रोबो बोट्स हैं, वो वहां पे है ना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपने ये सब करना है तो आपको वो ओमान का पेनिनसुला कंट्रोल करना है। उसके बाद वहां पे है 5 आइलैंड्स, 5 द्वीप हैं, जिनमें से जो सबसे छोटे 3 द्वीप हैं, नॉट सबसे छोटे, 3 छोटे द्वीप हैं, लोअर तुंग, लेसर तुंग, ग्रेटर तुंग और
अबू मूसा, ये तीनों द्वीप हैं। एक तरह से लड़ाई है ईरान और यूएई के बीच में कि किसके हैं ये। यूएई कहता है हमारे हैं, ईरान कहता है हमारे हैं, लेकिन कब्जा ईरान का है। अगर आप ये तीन द्वीप टेक ओवर कर लेते हैं, जो कि एक मेरा विचार है, अब आप ज्यादा जानते हैं इस विषय के ऊपर, कि आपके पास अगर 3,500 एक ब्रिगेड वर्थ ऑफ मेरीन्स हैं, तो ये तीन छोटे आइलैंड्स को आप टेक ओवर करके मेंटेन कर पाएंगे। अगर ये कर लेते हैं तो आपने जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज है, ये फिलहाल अनकंटेस्टेड है। यहां पे किसी को ईरान कोई किसका है ना के खिलाफ कुछ है ही नहीं। अब वहां पे कंटेस्ट आ जाएगा तो ईरान को बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा और ईरान के ही जहाज नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए आप यहां पे एक तरीके से दबाव डाल सकते हैं ईरान के ऊपर। तो मेरा अपना मानना है, अगर यूएस ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना है, ये तीन आइलैंड के बगैर तो नहीं हो सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि नॉर्थ में जो है ईरान के जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के, वो सारी पहाड़ियां हैं। अगर आपने पहाड़ियां हैं वहां पे और नीचे आपके बोट्स हैं, और बोट्स इनके पास 100, 150, 200 की तादाद से ज्यादा की, सारे के सारे सुसाइड बोट्स है। तो अगर आपने वो करना है, आपको हाइट्स कमांड करनी पड़ेंगी, तभी तो आप नीचे आपको क्लियर साइट ऑफ विजन मिलेगा। और हाइट्स आप ले नहीं सकते क्योंकि वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए, अनइवन टेरेन है, और वो टेरेन जो ईरान जानता है अमेरिका नहीं जानता। तो यहाँ पे तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ डायवर्शन आ जाता है बोबियन आइलैंड का। खड़ग आइलैंड भी एक तरीके से डायवर्शन, खड़ग एक तरीके से, आप देखिए जिस तरह से उसको बनाया गया है आज की तारीख में, वो एक फोर्ट्रेस की तरह है। एयर डिफेंस से लेके लैंड डिफेंस के लिए पूरी तैयारी है। हालांकि वहां पे बमबारी हुई है, लेकिन कितनी सफल है ये क्वेश्चन मार्क है। आप वहां पे चले तो जाएंगे, लेकिन आप 20 किलोमीटर से कम दूर में हैं ईरान से, तो क्या आपको लगता है ईरान कुछ नहीं करेगा? आपको मेंटेन करना खड़ग आइलैंड बहुत मुश्किल पड़ेगा, हालांकि साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए भूमियान, और आपने वहां पे जो है ना बाबेल मंडे पे भी दबाव कर दिया, तो ऑयल की कीमतें तो वैसी रॉकेट बनने वाली हैं कल। इस सब के बीच में आपने एक बहुत अच्छा बिंदु उठाया था, वो था पीस टॉक्स। और अमेरिका खुद चाहता है कि मैं जरा सा हल्ला मचाऊं, थोड़ा सा हथियार दिखाऊं, थोड़ा सा कुछ करूं, और मैं किसी से डरा धमका के अपनी तरफ आपको बुला लूं, अब बात करें। अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना है। पाकिस्तान को क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान प्लायंट है, कि भाई वो तो यूज एंड थ्रो है, पाकिस्तान अमेरिका की जेब में है। या फिर पाकिस्तान सिर्फ एक मैसेंजर बॉय है, एक क्लर्क की तरह है, जो फाइल यहां से वहां ले जाता है, वहां से यहां ले आता है। या फिर इसलिए कि पाकिस्तान के जरिए वो ईरान के ऊपर थ्रेटन कर सकता है या दबाव बना सकता है कि आप ये सब नहीं मानेंगे तो हम पाकिस्तान से आपके ऊपर अटैक कराएंगे। आप ये पाकिस्तान की भूमिका कैसे देखते हैं? जी, पाकिस्तान की भूमिका वही है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोली थी, दलाल की। और पाकिस्तान हमेशा बड़ी पावरों को अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बेच बेच के पैसे कमाता है। जैसे कि कभी चाइना को बोलेगा कि आप मेरे थ्रू जो है ग्वादार तक पोर्ट करा के आप अपना सीपेक बनाइए, अमेरिका बोलेगा मैं आप बेस से यहाँ से ड्रोन उड़ाइए, पैसे देते रहते। वो अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो उनके सेंट्रल एशिया का एक्सेस है, उसके चक्कर में उन्होंने हमेशा अपने को बेचा है और हमेशा पैसे कमाए हैं। ये अभी उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है क्योंकि सऊदी अरेबिया से उन्होंने डिफेंस पैक्ट किया हुआ है, और किसी दिन सऊदी अरेबिया उनको अगर बोल देगा तो वो उनको ईरान के खिलाफ अगर कुछ करना है तो फिर उनको तो बहुत फ्यूचर में बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और दूसरा उन्होंने ये भी सोचा है, अगर ईरान को उनपे गुस्सा आ गया या फिर वो ईरान सऊदी अरेबिया की तरफ से कुछ एक्शन लेते हैं जो कि ईरान की डिफेंस में दखल देता है, तो ईरान को क्या जाता है, उसके पास जो 40,000 शाही ड्रोन है उनमें से 1,000 वो पाकिस्तान के ऊपर डाल देंगे।
आज की तारीख में पाकिस्तान को वैसे ही अफगानिस्तान ने तंग कर रखा है। अफगानिस्तान से उसने लड़ाई इसलिए शुरू की है दिखाने के लिए कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं अपने सोल्जर जो है आपके गाजा के लिए और सऊदी के लिए मेरी शायद अवेलेबिलिटी नहीं है। अभी तक उसकी ये कहानी चल गई है। और बीच में एक बिचौलिया बनाने का जो उसने ऑफर किया है, खुद मुनीर ने ट्रंप को फोन किया था, शहबाज ने भी रूबियो को फोन किया था। तो इन्होंने फोन करके ये पोजीशन अपने लिए इसलिए मांगी है ताकि ये थोड़े अमेरिका की अम्ब्रेला के अंदर आ जाए और बाकी जो सऊदी है, ईरान है, ये उनके ऊपर कोई हमला या उनके ऊपर कोई प्रेशर ना डाल पाए। क्योंकि अगर सबसे बड़ी बात है, आप सीज फायर की अगर आप बात कर रहे हैं तो इसराइल तो सबसे ज्यादा ठोक रहा अभी भी, और इसराइल तो इस्लामाबाद से उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। वो क्वालिफाई करता ही नहीं है। ये तीन देशों के बीच में युद्ध है, इसराइल, अमेरिका और ईरान। उसमें से इसराइल तो इसको दो टूक उससे बात नहीं करेगा। तो ऐसा आदमी मध्यस्थता क्या कर सकता है? हाँ, क्योंकि ट्रंप का वो फेवरेट अभी बन रखा है, और ट्रंप का इसलिए फेवरेट रखा क्योंकि वो इंडिया से चिढ़ा हुआ है। तो ठीक है, उन्होंने बोला हम आपके लिए चिट्ठी आपसे लेके इनको दे देंगे, इनसे चिट्ठी आपको दे देंगे। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री तो है ही वहां से। इसको चाहे ऑयल हो, चाहे उसके बलूच रेबल्स हो, बलूचिस्तान जो है वो ईरान में भी फैला हुआ है और दोनों तरफ से इंसर्जेंसी चलती है। तो इसके उनसे बातचीत होती रहती है, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान और ईरान की बातचीत है। एक चैनल कम्युनिकेशन का खुला है, हमारे ज्यादातर इकोनॉमिक है। तो अभी क्योंकि मिलिट्री IRGC ईरान में वही ज्यादा नेगोशिएशन कर रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट को वैसे भी ज्यादा पावर नहीं है, और पॉलिटिकल क्लास जो था वो तो थर्ड आता था। सबसे पहले क्लर्जी आती थी, उसके बाद आती थी IRGC, और उसके बाद आते थे प्रेसिडेंट और पॉलिटिक्स। तो फिलहाल जो बातचीत है वो इसने ऑफर किया है, अमेरिका ने बोला ठीक है। और ये अपनी मजबूरी और अपने को बचाने के लिए पाकिस्तान ने एक अपने को जो एम्बेसडर का या जो लोग बोलो कोरियर का औहदा दे दिया है, ताकि उसके ऊपर कोई हमला ना हो या उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए कि ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। वो अपने को एक न्यूट्रल पार्टी दिखाना चाहता है, और अभी तक इसमें वो सक्सेसफुल भी है। हिंदुस्तान को इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। हम इस जो बगर्स मॉडल बोलते हैं, इसमें हमें हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। और एक फोन कॉल से याद आता है, एक फोन कॉल और भी हुआ था, आपको याद है? दो दिन पहले फोन कॉल हुआ था, ट्रंप ने मोदी से बात की थी। इसके बाद JD वैंस इंडिया आए, इंडिया से वो गए पाकिस्तान। JD वैंस के साथ थे लैंस कुशनर और उनके जो ये थे जो वो उनके जो मध्यस्थता करते हैं, स्टीव विटकॉफ थे। उसी टाइम पे ऑलब्रिच भी इधर हिंदुस्तान में होते हैं, जो ऑन पेपर असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, लेकिन वो उनके आइडियोलॉग हैं, खास करके डिफेंस मैटर्स पे। सर्जे गौर से बात होती है। ये सब के पश्चात एक फोन कॉल होता है, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं पेशेशकियां से, फिर बात होती है सलमान MDS से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बात करते हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर से, और काफी कुछ यहाँ पे हो रहा है। इसके बीच में एक सुर्रा फेंका जाता है कि इस बातचीत में एलॉन मस्क भी थे, और कहने लगे लोग कि ये तो स्टारलिंक की बात हो रही है। अब दो चीजों के बारे में विशेष करके ध्यान डालिए, एक स्टारलिंक, और दूसरा ये जो बातचीत हो रही थी हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की तरफ से फिर सडनली कुछ एक्शन हुआ, और अभी भी कुछ ना कुछ एक्शन तो चल ही रहा है। क्या आपको लगता है हिंदुस्तान एट सम पॉइंट इन टाइम, जब दोनों कंटेस्टिंग पार्टीज, एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका, जब एक तरह से थक जाएंगे, उस समय क्या इंडिया मीडिएट करने के लिए राजी हो सकता है? जी, इसमें पहले तो मस्क की बात कर लेते हैं। देखिए, एलॉन मस्क और ट्रंप के कोई अच्छे रिलेशन नहीं है, हम सबको ही पता है वो कैसे वहां से गए थे, चाहे वो बाद में माफी भी मांगी थी। और जहां तक बात रही कि अगर ईरान अंडर सी केबल्स, जो इंटरनेट के इंटरनेशनल केबल्स जाते हैं और स्ट्रेट और हॉर्मूज के थ्रू वो जाते हैं केबल्स, ये हैं मैसिव फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि शिप्स द्वारा ले किए जाते हैं सी बेड पे। और
इनकी साइज और कैपेसिटी जो है, हमारे घर में तो आप देखिए कितना पतला सा एक केबल आता है फाइबर ऑप्टिक का, ये उससे करेक्ट। क्या 1000-2000 गुना विड्थ में जाते हैं और कैपेसिटी में तो लाखों गुना जाते हैं। और अगर ये कहना कि इलॉन मस्क अपना स्टारलिंक हमें दे देगा और उससे हमारे जो गेटवे हैं इंटरनेट के, उनमें वो ये उसको रिप्लेस कर देगा जो कि फाइबर ऑप्टिक अंडर सी केबल आते हैं, ये कुछ टेक्नोलॉजी की वो नहीं है। मैं अभी जैसे पहले भी बता रहा था, ये तो ऐसा हो गया जैसे मुंबई को जो पानी की पाइपलाइन आ रही है वो 7-8 फुट वाली, अगर वो कट जाती है तो आप हर घर में बोलो एक ड्रॉपर ले लीजिए और पानी अपने मुंह में ड्रॉपर से डालिए, तो ये बात बनती नहीं बिल्कुल है। सही। तो जी, तो ये नहीं है। और दूसरा जहां तक इंडिया की अहमियत है, देखिए इंडिया का मैं जो कह रहा था एक्सेप्टेबिलिटी, तीसरा जो प्लेयर है इसराइल, इसराइल, अमेरिका और ईरान, तीनों से इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसराइल के साथ तो खैर हमारे रिश्ते अलग ही लेवल के हैं, और ईरान के साथ हमारी एक बड़ी अच्छी फंक्शनल फ्रेंडशिप है। छबाहर फोर्ट हो, चाहे आप बोल लीजिए सिविलाइजेशन लिंक हो, या जो हमारी शिया पॉपुलेशन है उसका जो वहाँ पे रुझान है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ कितने पढ़ते हैं मेडिकल और साइंस में। और अभी अगर आप देखिए कितने 600 करोड़ कितने रुपए का इकट्ठा करके इंडिया की शिया कम्युनिटी ने ईरान को दिया है, तो ये सबकी नजर में है कि हिंदुस्तान की आवाज जो है वो एक न्यूट्रल बॉडी की तरह, पाकिस्तान की तरह नहीं कि अपनी दुम बचाने के लिए अपने को ऑफर करे। हम अगर बात करेंगे, हम निष्पक्ष बात करेंगे, हम जिससे भी बात करेंगे ट्रस्ट के साथ बात करेंगे और अपनी तरह की चीज को मोड़ तोड़ के नहीं करेंगे। इसलिए इंडिया, और इंडिया का रशिया के साथ भी अच्छा है क्योंकि रशिया और चाइना की बैकिंग तो ईरान के साथ है ही है। तो शायद इंडिया का जो इंटरलोकेशन होगा या इंडिया की जो मध्यस्थता के बीच में जो बातचीत होगी, उसमें इंडिया अकेले ही नहीं, शायद तुर्की और इजिप्ट जो है वो भी कंट्रीज है जो कि मायने रखती हैं। चाहे तुर्की का कॉन्फ्लिक्ट में काफी कुछ इंटरेस्ट है, लेकिन इंडिया और इजिप्ट शायद न्यूट्रल है। और इंडिया एक आज इमर्जिंग मिडिल पावर से रीजनल सुपर पावर में है, और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अफेक्टेड है अगर एशिया, जापान, साउथ एशिया, तो उसमें इंडिया भी नंबर 1 अफेक्टेड है कि हमारी सारी एनर्जी वहां से आती है। तो जी हाँ, हमें कंसल्ट क्या होगा, क्योंकि अगर अमेरिका कोई ज्यादा एक्शन करता है तो इंडिया की इकोनॉमी और एनर्जी नीड्स पे एकदम से फर्क पड़ेगा। तो हमारे व्यूज भी वो ले गए होंगे, और आगे जो नेगोशिएशन वो चाहते हैं उसमें अगर कोई जोर देना है या कोई ईरान को कुछ समझाना है तो हिंदुस्तान वो रोल कर सकता है। जी बिल्कुल सही। चलिए एक कुछ क्षण के लिए अब जरा खाड़ी से बाहर निकलते हैं और आते हैं हमारे इमीडिएट नेबरहुड पे। हमारे इमीडिएट नेबरहुड में जो नई चीज हुई है वो है बालन शाह के प्राइम मिनिस्टर बनने की खबर आ गई। वो स्वेर इन कर दिए गए। तुरंत मोदी जी ने उनसे बात भी कर ली, उनको यहां तक कि पेट्रोल डीजल हिंदुस्तान ने अभी अभी भेजा भी है नेपाल को कि आपको तकलीफ ना हो। उसके साथ साथ बालन शाह ने वहां पे ओली को जेल में डालने की बात कर दी, उनको अरेस्ट कर लिया है। इस सब के बीच में हमारा जो समस्याएं रही हैं, जहां तक कि नेपाल का सवाल होता है, एक तो वो लिपुलेख वाली का कहानी है, दूसरा हमने हमेशा कहा है कि नेपाल के साथ हमें बहू बेटी का संबंध है, और बालन शाह जो हैं ये मधेशी हैं, मतलब उसी इलाके के हैं जिसमें हम बहू बेटी की बात करते हैं। आप बालन शाह के प्राइम मिनिस्टर बनना, केपी सिंह ओली को अरेस्ट करना, और इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर आगे चल के क्या होगा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये बालन शाह जो हैं वो सभी को पता है, मैं जो रिपीट कर देता हूँ, एक यंग जनरेशन से आते हैं, जेन जी की ये असली पसंद है, और मेयर रह चुके थे इसके पहले, और रैपर हैं, इंजीनियर है और रैपर हैं, और वो अपनी संगीत के द्वारा या रैपिंग के द्वारा ही काफी उन्होंने अपनी जो एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज थी या जो उनके व्यूज थे उसको कराते, इसलिए बहुत पॉपुलर थे जेन जी के। और बीच में जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो सुशीला कार्की जी की, उन्होंने जब आए थे वो पावर में, तो उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेशंस किए थे, खासकर ये ओली के टाइम पे। मेन जो जलता इशू था वो जो
फायरिंग की थी यंग प्रोटेस्टर्स पे, जिसमें कि काफी मारे गए थे, उनको शहीद का मार्टियर्स का औहदा भी दिया गया था। और ये उन्होंने काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन करके काफी कंक्लूसिव वो था। लेकिन अभी तक ये जुडिशियल लेवल पे जुडिशरी द्वारा ट्रायल नहीं हुआ है। ये अभी आते ही 2-3 दिन में जो इनके होम मिनिस्टर हैं गुरुंग बलिन शाह के, उन्होंने कंसल्टेशन लीगल एक्सपर्ट से, अपने बाकी फोर्सेस से, उनसे ये रिटन में ऑर्डर दिया है। उस रिटन ऑर्डर पे ओली को फॉर द क्राइम्स कमिटेड जो इन्होंने जेंजी के ऊपर फायरिंग कराया था, बेसिकली उसके ऊपर इनके एक्शन लेने के लिए ये करा गया है। अभी इसका जुडिशियल वेटिंग होना वो बाकी है। तो ये बात आ रही है कि क्या एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इतनी जल्दी हो सकता है जबकि उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल जहां तक इंडिया, चाइना, यूएसए सबका सवाल है, देखिए जब जेंजी प्रोटेस्ट हुआ था उसमें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो था, और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था क्योंकि ओली और उसकी जो पार्टी थी और कांग्रेस जो मिलके बना रहे थे, ये इनका झुकाव चाइना की तरफ बहुत हो गया था और इंडिया के खिलाफ बहुत ज्यादा ये लोग भड़काने की बात अपने को रखने के लिए भड़काना शुरू कर रहे थे। तो ये इसकी जो काउंटर है, अभी सबसे पहले तो देखिए चाइना का इन्फ्लुएंस कैसा है। ये नेपाल ने BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का उसको साइन कर रखा है। एक काठमांडू से लेके रेलवे लाइन तिब्बत तक जाएगी, वो भी है। काठमांडू ने जो है वन चाइना पॉलिसी है, तिब्बत को चाइना का पार्ट माना हुआ है। तो ये तो है। और चाइना इसके नेपाल के अंदर इनके जो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो चाइना के प्रोपेगेंडा कराते हैं, हर यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड होते हैं, चाइनी मैंडरिन सिखाते हैं, वो काफी चले हुए हैं। और इतने सालों में जो स्टूडेंट्स और ऑफिशियल्स चाइना में जाके वापस आए हैं, उनके अपने एलुमनाई एसोसिएशन है। तो एक चाइना लॉबी भी बहुत स्ट्रांग है, वो एकदम से उसको नकार नहीं सकते। और चाइना के इन्वेस्टमेंट भी काफी हैं, उसको वो एकदम हाथ पीछे नहीं कर सकते, साइन करा हुआ है। अभी जो कुछ और इश्यूज जो बचे हुए हैं, एक तो है तिब्बत का और दूसरा दलाई लामा के सक्सेशन का। इस पे वो लोग क्या लेते हैं, हमें यहाँ पे छोटी चीज, लेकिन लुम्बिनी जो है नेपाल में, वहां पे इस चीज के लेके काफी चर्चा होती है। और ये चाइना और नेपाल रिलेशन में वर्सेस इंडिया एंड अमेरिका जो सोचते हैं, वो दो लॉबीज का ये फिलहाल चल रहा है। तीसरी बात आती है हिंदू नेशन। बलेन शाह ने अपनी जो रैपिंग है, जो अपने प्रोटेस्ट है, उसके पहले भी उसने काफी हिंदुत्व की तरफ और महाकाली इन भगवानों के नाम लेके रैपिंग की है। और उसमें उसका जो ख्याल है ग्रेटर नेपाल वाला, जो शाह नरेंद्र उनके पहले थे जिन्होंने बनाया था नेपाल, उस तरह से बात करते हैं। पर वहां पे एक उलझन आती है जो आप बता रहे थे लिपुलेख वाली, कि ये जब ग्रेटर नेपाल की बात करेंगे तो इनका रुझान या इनके जो कमिटमेंट है, इन्होंने पहले हिंट दिया था कि हम भी उस जो इंडिया के साथ मतभेद है लिपुलेख वाला, उस पे हम अमल करेंगे। लेकिन आज की तारीख में इंडिया से अगर संबंध ठीक रखने हैं, और दूसरी बात ये है मधेसी, जो आपने पहले बताया था, नेपाल जो है साउथ में मधेसी है पूरा, जिससे कि हमारे बहुत कल्चर मिलता है और हमारे, और दूसरा जो हिली एरियाज है वो अलग है। तो ये मधेसी होते हुए इनका इधर की तरफ को ज्यादा झुकाव है। अब देखिए ये आगे कैसे ट्रांसलेट करता है, क्योंकि इन्होंने बोला था हम इकोनॉमिक वो प्रोग्रेस पे जोर देंगे और एक एडवांस्ड समृद्ध नेपाल बनाएंगे। वो उसके लिए उनको चाहिए पैसा और इन्वेस्टमेंट। पैसा और इन्वेस्टमेंट चाइना का पहले ही है और इंडिया का भी बहुत है वहां पे। लेकिन जितना चाइना पैसे डाल सकता है, शायद इंडिया उतना नहीं डाल सकता। लेकिन ये बात भी जरूरी है कि एक रेलवे लाइन हिमालय के थ्रू होते हुए तिब्बत जाना, जो कि एक्सट्रीम है चाइना के लिए, और पूरे के पूरे बॉर्डर से जो रोज उनकी पानी, बिजली, खाना पीना सब कुछ इंडिया से जाता है, वो कंपैरिजन आप FDI देके चाइना जो है वो उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। ज्योग्राफिकल रियलिटी जो ईरान ने आज दिखाई है हॉर्मुज को करते हुए, ये ज्योग्राफिकल रियलिटी नेपाल और हमारे बीच में भी है कि हमारे बिना नेपाल, हमारे बिना बांग्लादेश पनप नहीं सकता। शायद जिंदा रह ले, लेकिन पनप नहीं सकता। पनपने के लिए उसको हमारे पास ही आना पड़ेगा। और तीसरा है जो ISI का वहां पे जोर था नेपाल के अंदर, एंटी वहां पे ये क्रिमिनल्स एंड
एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो थे, एंटी नेपाल भी, एंटी इंडिया भी, उनका मिलके अभी हमारा उनसे बातचीत हो रहा है, कुछ सफाया चालू होना शुरू हो जाएगा। वो जो होगा दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। आगे क्या होता है देखिए, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ को तो उनका झुकाव है। उनकी जो आर्मी है बड़ी न्यूट्रल रही थी, लेकिन वो कम्युनिस्ट से तंग आ गए थे और वो मोनार्की और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। शायद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसी चीज है जो बालन शाह सपोर्ट करे। देखिए कैसा होता है, इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पहले से ज्यादा होगा। जी बिल्कुल सही अभय। तो भाइयों बहनों, ये है जो आज इस हफ्ते तक हुआ है। इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत जरूरी है और वहां पे कोई भी देश ईरान का दबदबा नहीं चाहता। दूसरी तरफ से अमेरिका के जो भी रणनीति रही है वो एक क्वेश्चन मार्क है। जनरल कार्की ने बिल्कुल साफ साफ बताया कि उनके, देखिए पहले शुरुआत हुई थी कि हम ये पूरा का पूरा रेजीम चेंज करेंगे, न्यूक्लियर वो वहां से निकल जाएंगे, मिसाइल निकालना चाहते हैं। अब आप आगे हैं वो सबको छोड़ते हुए हॉर्मुज के ऊपर, हॉर्मुज के ऊपर उनका जो अमेरिका का दबदबा हो रहा था उसको डाइवर्ट करने के लिए ईरान ने चाल चली है। वहां बाबल मंडप को थ्रेटन किया है, ऊपर भूमिया आइलैंड को थ्रेटन किया है। इस सब के बीच में मध्यस्थता की बातें चलनी शुरू हुई है, पीस टॉक्स की शुरुआत हुई है। हमारे मैसेंजर बॉय, क्लर्क, दलाल पाकिस्तान की तरफ से, और उन्होंने मैसेजेस ले गए हैं, एक 15 सूत्री प्रोग्राम, एक 5 सूत्री प्रोग्राम। देखिए कहां ये ले जाता है। इसी बीच खबरें आई हैं कि टर्की और इजिप्ट भी इसमें अंदर कूद पड़े हैं। भारत के साथ भी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस हुए हैं। भारत की जो स्थिति है ये बहुत अच्छी है, यहां तक कि इम्पैक्ट भी भारत के ऊपर कम पड़ा है, रिलेटिवली कम पड़ा है। लेकिन आगे चल के इम्पैक्ट तो रहेगा और ये पूरे विश्व में रहेगा, और 1-2 महीने नहीं, जरा ज्यादा देर तक विश्व ये रहेगा ही रहेगा। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। चाहे भारत के लिए यूरिया और फर्टिलाइजर हो, हालांकि हमारे कृषि मंत्री ने कहा है कि फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं होगी इस साल, या वो हीलियम हो जो आपके लिए वो करता है, या फिर आपके लिए कोकिंग कोल स्टील के लिए। तो इस सब के लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी को ऊपर रहना पड़ेगा। अबे आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि खुशी की बात यह है कि बाकी जगह एनर्जी क्राइसिस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल डाउन हो रखा है, गैस से जो होता है। हमने अपने मैक्सिमम हमारे कोल फायर थर्मल प्लांट्स हैं, तो इस क्षेत्र में हमें बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा पावर जनरेशन में। एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसके साथ साथ देखिए, पहली बार पिछले साल हुआ है कि हमारा जो टोटल बिजली का उत्पादन होता है उसका 52% आता है रिन्यूएबल और सोलार से, 48 आता है फॉसिल फ्यूल से। और इस 48% में बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, जैसे अभय ने अभी कहा है, इस कोल फायर्ड थर्मल प्लांट्स। और ये एक तरीके से आप देखिए दर्शाता है हमारा कोल प्रोडक्शन जो है एक बार फिर से 1 बिलियन टन से ज्यादा हुआ है। मतलब साफ दिखा रहा है कि हमने कभी अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसकी तरफ हमेशा ध्यान रखा है। तो भाइयों और बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत।